वेलकम बैक टू ज्ञान छोटी एजुकेशन। सो अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हैं कि कैसे कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने इंडिया की डेमोक्रेसी और गवर्नेंस को शेप किया। क्लियर? और अगर आप नए हो तो आज का वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट में मैं उन अमेंडमेंट्स पर फोकस करूँगा जिन्होंने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बैलेंस बनाया। ओके, जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस को इवॉल्व किया और जिन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी को एक नई डायरेक्शन दी। ओके, सो बिना किसी डिले के लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द 10 अमेंडमेंट्स दैट शेप्ड इंडिया पार्ट 2। ठीक है, तो सिर्फ फैक्ट्स के साथ नहीं बल्कि कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा, कॉन्टेक्स्ट और क्लैरिटी दोनों के साथ। क्लियर है? सो प्रीवियस पार्ट 1 में वी हैव डन विद द 4 अमेंडमेंट्स, 42nd, 44, 52nd एंड 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। क्लियर है? नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद द न्यू अमेंडमेंट्स एंड आज हम कवर करेंगे 6 अमेंडमेंट्स, तो टोटल 10 अमेंडमेंट्स हमारी कवर हो जाएंगी जिन्होंने इंडिया को शेप किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेंशन्ड है फ्री स्पीच लॉस्ट एजुकेशन गेन्ड, है ना। सो हम इसे देख लेंगे। सो Constituent Assembly had to amend the Constitution within months of its coming into force after the Supreme Court severely restricted the government's ability to restrict free speech। ठीक है, तो संविधान सभा ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्हें अमेंड करना बोला। जैसे ही वो इन्फोर्समेंट पाए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको लगा कि यार अमेंडमेंट लाना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है फ्री स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कुछ लिमिट रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इंटरवीन किया ये भी सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मैगजीन्स थी, एक था क्रॉस रोड्स और एक थी अपने पास ऑर्गेनाइजर नाम से। ठीक है जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जो है फ्री स्पीच, दैट इज आर्टिकल 19, ठीक है, फ्री स्पीच आप सबको पता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार फ्री स्पीच पर मनमाने प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन सरकार के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गया था फिर, ठीक है जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो दो मैगजीन्स मैंने अभी नाम लिया, दैट इज अपने पास ये क्रॉस रोड्स वाली और ऑर्गेनाइजर पे, इसके ऊपर जो सेंसरशिप लगा रखी थी सरकार ने, उसके ऊपर सेंसरशिप हटा दी। ठीक है जी, और ये क्लियर हुआ कि विचारधारा चाहे जो भी हो, फ्री स्पीच सबके लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। अंडर द गाइस ऑफ फिक्सिंग द मोरल प्रॉब्लम ऑफ वल्गैरिटी एंड इंडिसेंसी एंड फॉल्सहुड विच पॉइजन द माइंड ऑफ अवर यंगर जनरेशन, नेहरू सपोर्टेड द अमेंडमेंट। ठीक है जी, दैट गेव वास्ट पावर टू गवर्नमेंट टू अरेस्ट सिटीजन्स फॉर एक्सप्रेसिंग देयर views. The unfortunate legacy of this amendment lives on. That means सरकार का तर्क था कि अगर अश्लीलता या अनैतिकता वाले झूठ रोकना अगर हम चाहते हैं, ठीक है, तो अमेंडमेंट लाना जरूरी है। और नेहरू जी ने सपोर्ट किया अमेंडमेंट को, जिससे गवर्नमेंट को वास्ट पावर मिली कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे एक्सप्रेशन देता है या कुछ ऐसे एक्सप्रेस करता है जो कि, ठीक है, नैतिकता के खिलाफ हो या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो, तो हम ऐसे नागरिक को अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है जी, दैट मीन्स कि सरकार ने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने की शक्तियों को और ज़्यादा वाइड कर दिया। ठीक है जी, और ज़्यादा क्या कर दिया, वाइड कर दिया। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया। आर्टिकल 19(1) का क्लॉज ए तो है ही है, उसको रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 आ गया, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ऐड हुई। दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है जी, मतलब उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसे, जैसे पब्लिक ऑर्डर। ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शन कैसी हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के ऊपर अगर कोई नुकसान हो रहा है,
सेडिशंस, ठीक है। अभी तो सेडिशन नहीं है ऐसा कि सेक्शन 152 है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, तो मतलब ये सेडिशन भी है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और अगर उसकी साख को कोई ऐसी किसी के कारण आहत पहुंचती है तो भी भाई, ठीक है, सेडिशन अगेन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या डिफॉर्मेशन है। तो अगर ये ग्राउंड्स हैं, लगभग आज की डेट पे 19 क्लॉज 2 के अंदर टोटल इन द सेंस 8 ग्राउंड्स हैं, ठीक है। सो अगर इन 8 ग्राउंड्स पे कुछ भी सरकार को ऐसा लगता है तो वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड, ठीक है जी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो सिंपल सी बात हुई कि प्रायर मतलब प्रायर टू 1951, क्लियर है। जो 19 के क्लॉज 2 में लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस की पावर थी, मतलब लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस थी, ये बात समझ आए आप। परंतु आफ्टर जब ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है जी, 1951 में, तब क्या होता है, तब ये पावर्स, तब 19(2) की पावर्स क्या होती है, लिमिटेड नहीं होती, तब ये वाइड हो जाती हैं। तब क्या हो जाती हैं, ये वाइड पावर्स हो जाती हैं, ठीक है जी। और ये स्टिल प्रेवलेंट टुडे, दैट मीन्स कि आज की डेट में प्रेवलेंट है कि आप रेस्ट्रिक्शंस जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। और यहाँ पर ग्राउंड्स ऑफ, अभी आपने देखे कि क्या क्या ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस थे, तो ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस रखे गए लगभग 8 ग्राउंड्स हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, कुछ आपको समझाया, जैसे पब्लिक ऑर्डर है, डिफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट से ये अपने पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला सेडिशन चार्जेस तो चलो ड्रॉप कर दिया, पर ये है एक सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता का, है ना जी। आपने ये नाम सुना ही होगा, मतलब ये सेक्शन अगर सुना है तो। एक यूएपीए आप लोगों ने नाम सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज, मैं यहाँ पे फिर भी मेंशन कर देता हूँ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो अनलॉफुल है, कानून के बिल्कुल खिलाफ है। सो यूएपीए एक्ट लगता है, आपको पता होगा आईटी एक्ट्स लगते हैं, ठीक है, ठीक है, आईटी रूल्स लगते हैं। तो ये सब चार्जेस अपने पास लगते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ये चार्जेस लगाए जाते हैं। क्लियर है बात, ओके। चलो, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। नाउ नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट अपने पास है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उन्होंने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया था, बिकॉज उनको पता था, दे फेल्ट दैट कि स्टेट वुड नॉट हैव द रिसोर्सेज, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इस राइट को हर एक बच्चे को वो प्रदान कर सकें। परंतु 2002 में जब इकोनॉमिक बूम हुई तब राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, 6 से 14 साल के बच्चे को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000, और जिससे बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, ठीक है। क्लियर है बात। तो यही चीज़ें आप सबको पता है, ठीक है, कि किस प्रकार से एक एजुकेशनल एक्ट आता है, ठीक है जी। और पहले वो डीपीएसपी का पार्ट होता है एंड, और उसके बाद जाकर ये पार्ट बनता है किसका, फंडामेंटल राइट का। सो यहाँ पर आप डायग्राम, यहाँ पे ये जो है इन्फोग्राफिक देख सकते हो कि 86th अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, जहाँ पे राइट टू एजुकेशन बेसिक एस्टेब्लिश होता है। पहले क्या था, बिफोर ये जो गोल था वो ग्रंटेड नहीं था, मतलब आपके पास ये डीपीएसपी में ऐड था, एनफोर्सिबल कोर्ट के द्वारा इसे लागू नहीं कर सकते थे, ठीक है। क्लियर है। सो आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दें कि डीपीएसपी में ये पहले आता था आर्टिकल 45 में, जहां पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होती थी 6 से 14 साल के बच्चे को। क्लियर है, ठीक है। उसके अब हुआ क्या कि 1950 में से मौलिक अधिकार के उस पर नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि उस समय इंडिया जो था एक नया नया अपने पास उभरा था, पुअर था, दैट मीन्स इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं था, इकोनॉमिकली पुअर था, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट है, और उतने भी स्कूल्स
की मात्रा बहुत कम थी, ठीक है, टीचर्स इतने नहीं थे। तो ये सब कुछ क्या था, अभी तो विकास के स्तर शुरू करना था, अभी तो पहली सीढ़ी चढ़ी तक नहीं थी, ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि 2002 में लगा कि यार अब इकोनॉमिकली बूम आ चुका है, तो इसलिए देर आफ्टर आर्टिकल 21A आया, आर्टिकल 21A ऐड किया गया, ठीक है जी। और ये फंडामेंटल राइट बनाया गया जहां पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया गया 6 से 14 साल के बच्चे को, ठीक है, जो कि एक जस्टिशिएबल राइट है हर एक बच्चे का। हर एक बच्चा इस राइट को अब क्या कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इस राइट को पा सकता है, ठीक है जी। सो ये अनफोर्सिएबल भी है कोर्ट में, फंडामेंटल राइट सर अनफोर्सिएबल। बात करें आर्टिकल 45 की, चलो ये भी समझा दें। आर्टिकल 45 आज भी है, परंतु वो 6 से 14 साल वाला फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का क्राइटेरिया 45 पे खत्म कर दिया है। अब 45 पे क्या रखा गया है, 45 पे जो है वो डायरेक्ट किया गया है स्टेट को, ठीक है, स्टेट को क्या किया गया है, डायरेक्ट किया गया, डायरेक्शंस दी गई हैं, डायरेक्ट, ठीक है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। अब यहाँ पर बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, यस बिल्कुल सही, ये चीज़ें यहाँ पे डालेगी। 6 से 14 जो है आर्टिकल 21A में डाला गया, और 6 साल से नीचे जो हैं उनको डाला गया आर्टिकल 45 में। तो परिभाषा चेंज कर दी गई आपके पास DPSP की, ठीक है। सो इसलिए शिक्षा को केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं रखा गया। 2002 में, ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A में भी इंसर्ट किया गया, सॉरी, है ना, ठीक है। सो अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, क्लियर है बात, ठीक है। सो अब ये आपको क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट 103rd अमेंडमेंट 2019, ये क्या कहता है। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने was against granting reservation in universities and jobs on economic criteria alone। जब शुरुआती दौर में जब आपके पास ये रिजर्वेशन की बात होती थी तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं अपनाया गया, ठीक है। जो अपनाया गया क्राइटेरिया वो था सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ठीक है। इस क्राइटेरिया को अब इसी लॉजिक को चेंज किया 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने। यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया को तवज्जो दिया गया, ठीक है जी। और इस इकोनॉमिक क्राइटेरिया में जिसकी इनकम 8 लाख से नीचे है एनुअली, उसमें जनरल कैटेगरी में EWS एक कैटेगरी रखी गई और रिजर्वेशन दी गई इस अमेंडमेंट के थ्रू, 103rd अमेंडमेंट 2019 के थ्रू। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे। दैट मीन्स कि अब जो रिजर्वेशन है वो SC ST OBC के अलावा भी जोड़ी गई, ठीक है, EWS कैटेगरी को भी। तो यहां देखिए 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन आया, ठीक है। यहाँ पे 10% कोटा जनरल कैटेगरी को दिया गया जो कि इनकम स्पेसिफाइड होंगे, और आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) इंसर्ट किए गए, ठीक है जी। आर्टिकल 15 का 6 और आर्टिकल 16 का 6, ये जो है आर्टिकल जैसे 15 का 6 है, ठीक है, और आर्टिकल 16 का 6 है, ये अपने पास EWS क्राइटेरियाज, ठीक है, एंड दोनों ही मतलब एक जॉब के लिए आता है और एक अपने पास गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आता है और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन के लिए आता है। सो जो आर्टिकल 15(6) है, ठीक है,
दोनों ही 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड किए। जो आर्टिकल 15 का 6 है, ये स्पेशल प्रोविजन देता है, स्टेट को अलाउ करता है रिजर्वेशन करनी है EWS की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और जो 16 का 6 है, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन करनी है 10%। ठीक है, तो यही चीज़ें बताई गई। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 10% सीट्स क्लियर है, और गवर्नमेंट जॉब्स में 10% पोस्ट रिजर्व्ड रहेंगी। ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट ने किया। सो इकोनॉमिकली क्राइटेरिया भी ऐड किया गया 2019 में। ऑल सेट, ऑल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जो है एस्टेब्लिश होंगे। सो यहाँ पे देखें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992, पंचायत एडवांस इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व। ठीक है, सबको पता है महात्मा गांधी जी, ठीक है, और वो कितना विलेज के प्रति कितना ज़्यादा वो जागरूक थे। ठीक है, वो विलेज रिपब्लिक चाहते थे, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नेंस से उन्हें कहा गया। परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये आइडिया के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, परंतु कुछ ओपोनेंट्स थे जैसे अम्बेडकर जी। इन्होंने इंडियन विलेजेस को एक सिंक ऑफ लोकलिज्म कहा, दैट मीन्स डेन ऑफ इग्नोरेंस, या नैरो माइंडेडनेस और कम्युनलिज्म कहा, दैट मीन्स जहाँ पर भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है, या चीज़ें बड़ी इग्नोर होती हैं, या नैरो माइंडेडनेस होती है, बड़े ऑर्थोडॉक्सिकल होते हैं। तो ये कहा इसलिए वहाँ पर ऐसी मतलब यूनिट ऑफ बेसिक कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं बनाए गए। ठीक है, लाइक पंचायतों और म्यूनसिपैलिटी जैसे आज की डेट में। तो 40 साल बीतने के बाद 1991 में यूनियन गवर्नमेंट ने 2 अमेंडमेंट एक्ट्स लेकर आए, डेट इज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, दोनों का ईयर सेम है 1992। ठीक है, सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या जो है क्रिएट किया, वो क्रिएट किया पंचायत्स, और 74th ने क्या क्रिएट किया, म्यूनसिपैलिटीज क्रिएट की। ठीक है, और इन सब का काम क्या था, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को लेके आना। सेंटर से तो गवर्नेंस चल ही रही है, डिसेंट्रलाइज करना। ठीक है, कि एक ग्रास रूट लेवल पे भी एक खुद की एक गवर्नेंस हो या लोकल गवर्नमेंट हो। ठीक है, ये इन इंडिया। और यहाँ से कम्युनिटी की एक एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई प्लानिंग के प्रति और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट के प्रति, एटलीस्ट चाहे पेपर पे ही हो। क्लियर है। सो आपके पास पंचायत आए, म्यूनसिपैलिटीज आई। ठीक है जी, ये पार्ट 9 एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर जोड़ा गया, पार्ट 9A किया गया। आर्टिकल देखिए पंचायत में 243 से 243O है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और इम्प्लीमेंट हुआ 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। म्यूनसिपैलिटीज पार्ट 9A, आर्टिकल्स 243P टू 243ZG, और वही 74th अमेंडमेंट 1992। और ये इम्प्लीमेंटेड कब से हुआ, 1 जून 1993 से ये इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है जी। सो पंचायतों का गठन हुआ, क्लियर है। और यहाँ पे टेयर सिस्टम, सबसे नीचे आप देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे ग्राम पंचायत आएंगे विलेज लेवल पे, फिर पंचायत समिति आएंगी ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला परिषद आएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एज सच आई बिलोंग्स टू द हिमाचल प्रदेश, तो अभी पंचायत इलेक्शन आने हैं, है ना। पंचायत ये है, जैसे नगर पंचायत हो गया नीचे, फिर म्यूनसिपल काउंसिल हो गया, टॉप पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं। क्लियर है। सो ये ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जो है इन्हीं इंस्टीट्यूशन से शुरू होती है। ठीक है, पंचायती राज से, म्यूनसिपैलिटी से, यहीं से शुरू होती है बेसिकली जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014। ठीक है जी। सो 99th अमेंडमेंट एक्ट जो आया, ठीक है जी, अमेंडमेंट एक्ट जो आया, ये जुडिशियल सिस्टम में कुछ चेंजेस करने के लिए आया था। सो न्यू ईयर का टाइम था 2014। सो जब मोदी गवर्नमेंट का पहला मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, तो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई आई कि मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, इसको चेंज करना है। ठीक है जी, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी लानी है, अकाउंटेबिलिटी लानी है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, ये सोचा। और इन्होंने एक कमीशन लेकर आए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आए।
जो कि बड़ी टाइम से पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड थी, ठीक है जी। और जो ठीक है, एक पारदर्शिता लाने के लिए, और कॉलेजियल सिस्टम जो बड़ा पुराना चला रहा है कि सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज को ऐसे ऐसा जो है वो चुना जाएगा, ऐसा चीफ जस्टिस है ना, तो ये इसको ख़त्म करना था। परंतु कंट्रोवर्शी इन कंट्रोवर्शियल जजमेंट हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को ही मतलब ऐसा कि इसको नकार दिया, कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है, ठीक है जी। और इसी कारण जो है बेसिकली क्या है कि ये भी रीज़न दिया गया कि जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, वो बेसिकली जजेस खुद ही उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और अभी तक भी जो NGAC है वो नहीं है, अभी भी क्या चल रहा है, कॉलेजियम सिस्टम ही जो है वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है, मतलब वही जजेस के अपॉइंटमेंट को ही गो थ्रू कर रहा है। क्लियर है? ओके। सो एट लास्ट our लास्ट अमेंडमेंट एक्ट 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। सो यहाँ पर इंडिया की जो फेडरलिज्म है, इंडियन की जो फेडरलिज्म है, ठीक है, ओके, तो उसकी, ठीक है, क्योंकि वो अपने रिस्पेक्ट पे क्या है, एक सॉवरेन है जैसे स्टेट्स, और ठीक है, प्रिंसिपल दैट स्टेट्स यूनिवर्स सॉवरेन इन देयर ओन रिस्पेक्ट्स में, खुद के रिस्पेक्ट्स में क्या है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ही है, ठीक है। तो फिर एक अमेंडमेंट एक्ट आता है 101st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कि केंद्र बेसिकली क्या है कि केंद्र और राज्यों ने टैक्स सॉवरेनिटी जो है वो साझा की, ठीक है, अपना एक GST काउंसिल बना। क्लियर है? सो एक अमेंडमेंट एक्ट आता है 101st अमेंडमेंट एक्ट, ये जिसने जो है बेसिकली यूनियन और स्टेट को, ठीक है, यूनियन और स्टेट की जो सॉवरेंटी है उसको एक पूलिंग कर दिया, एक GST लेकर आगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेके आगे। दैट मीन्स कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो एक सिंगल कर दिए गए, ठीक है, फॉर द एंटायर कंट्री, और एक सिंप्लिसिटी लेकर आए, और बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा इससे, ठीक है जी। सो अब ये जो GST यहाँ पर लेकर आए, अब 2016 में आया, अपने पास शुरुआत हुआ है 2017 से, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सब के सब मर्ज करके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स किया इसको, ठीक है। सो बेसिकली उस समय अरुण जेटली जो थे वो थे अपने पास फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। सो जो इंडिया के टैक्स रिजीम को बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया इन द फॉर्म ऑफ GST। क्लियर है? जो आज भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक लाइमलाइट पे रहता है। क्लियर है? सो GST की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी पता है कि GST से GST काउंसिल्स बने। 2 आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है GST में, ठीक है, मैं यहीं पे बताता हूँ। सो 2 आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? एक तो आर्टिकल 246A, दैट इज पावर टू टैक्स। इसका मतलब क्या है कि ये आर्टिकल एक लीगल अथॉरिटी देता है कि आप GST लगा सकते हैं, आर्टिकल 246A। एक आता है आर्टिकल 279A, ये GST काउंसिल के गठन करने की बात करते हैं, ठीक है जी। GST काउंसिल की गठन करने की बात करते हैं, जहाँ पर आपको पता है कि स्टेट और यूनियन दोनों के ही मेंबर्स आते हैं। चेयरमैन कौन होता है इसका? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन। बेसिकली क्या है कि 246A वर्क करता है एज अ इंजन, बस इतना समझ लें। और जो GST काउंसिल है वो स्टेयरिंग व्हील है कि ये गाइड करेगा, ठीक है। ये एज अ GST काउंसिल क्या है, अपने पास एक स्टेयरिंग व्हील है जो कि अपने पास गाइड करेगा, ठीक है, कि किस तरह से, ठीक है, किस तरह से और कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो लगाने हैं, ठीक है। सो गाइड आपके पास कौन कर रहा है? GST काउंसिल, वो एक दिशा दिखाएगा। और जो इंजन का एक्ट कर रहा है वो है आर्टिकल 246A। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 इस बेसिकली GST काउंसिल का गठन हुआ है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, और जो वाइस चेयरमैन है वो किसी भी एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एज अ वाइस चेयरमैन होगा। मेंबर्स इसमें सभी स्टेट के जो यूनियन मिनिस्टर है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर वो, और यूटीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर वो इसके मेंबर्स होते हैं। क्लियर है बात?
सो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी, ठीक है। इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो यहाँ देख लें। सो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ भारत में। जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स था, वैट था, एक्साइज ड्यूटी थी, लग्जरी टैक्स थे। सो देयर आर वेरियस टैक्सेस, दीज ऑल टैक्सेस मर्ज इनटू वन एंड केम टू बी नोन एज जीएसटी, ठीक है। 246 ए आया, मैंने अभी समझाया, पावर टू लेवी टैक्सेस। 279 ए आया, इंसर्टेड हुआ, जिसमें हमने बात की जीएसटी काउंसिल की। क्लियर है बात, ठीक है, ये आपको समझ आया। और आफ्टर जीएसटी सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा, बूस्ट इकोनॉमी आया। सो देयर आर अपने पास क्या है, आपको पता है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, राइट जीएसटी, यू न्यू दैट, ठीक है। उसके ऊपर अलग से कभी लेक्चर हम देख लेंगे। सो जो आज की पेंडिंग हमारे 6 अमेंडमेंट्स थे, ठीक है, सो वो हमने आज कंप्लीट कर लिए। सो इन टोटलिटी वी हैव डन विद द 10 अमेंडमेंट्स, ठीक है जी। सो दोस्तों, इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देखकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बल्कि एक लिविंग और इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है। चाहे बात हो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू फ्री स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, या फिर 73rd या 74th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की हो, या हम बात कर लें 86th अमेंडमेंट के ज़रिए एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने की, ठीक है जी। इवन 99th अमेंडमेंट के जुडिशल रिफॉर्म्स की अटेम्प्ट की, और एट लास्ट 101st अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी जैसे नेशन वाइड रिफॉर्म लाने की, ठीक है जी। सो ये हमने हर अमेंडमेंट में अपने टाइम की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ का बेसिकली रिस्पॉन्स था। कुछ अमेंडमेंट्स ने राइट्स एक्सपैंड किए, कुछ ने स्टेट पावर को बैलेंस किया, और कुछ ने नए डिबेट्स और चैलेंजेस क्रिएट किए। लेकिन कलेक्टिवली ये सब अमेंडमेंट्स एक ही बात बता रहे हैं, पता है ना, डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के साथ इवॉल्व करता है। परंतु आपको ही पता कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, आप इसके मूलभूत नींव को नहीं छेड़ सकते। ये सबको पता है, केशवानंद भारती केस, है ना जी, क्लियर है बात। सो अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में का एक नया पर्सपेक्टिव मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को काइंडली लाइक किया करो यार, शेयर भी किया करो, और बेल बटन प्लीज़ बेल आइकन पुश कर दीजिए, सो दैट कि जो भी अपडेट्स हों वो आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ज्ञान छोटी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बेसिकली मेरा ये रहता है कि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ सारे, ठीक है जी। सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी कंसेप्ट क्लैरिफाइंग सेशन। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स लॉट।